everyone. Very good evening to all of you. Good evening, everybody. Hope you all are doing great. This is your English educator Gauri Bhatt. So I welcome to all of you on my YouTube channel with English by Gauri ma'am. सेशन को आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सेशन आपका क्यों इम्पोर्टेंट है। पिछले सेशन में हमने एसबीआई क्लर्क मेंस के इम्पोर्टेंट टॉप 20 एरर क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसमें हमने आपसे एक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए, हमने उनके रूल्स भी डिस्कस किए और उनके नए नए पैटर्न भी आपके साथ डिस्कस किए। राइट नाउ इट इज द टाइम टू सॉल्व द एक्सपेक्टेड पेपर सीरीज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। देखो, हमने पहले भी आपको बताया है और आज फिर हम आपको बताते हैं कि हम लोग जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि जो पेपर है एसबीआई क्लर्क मेंस का वो 25 फरवरी को होगा। हमने कैलकुलेशन बैठाई थी, उस कैलकुलेशन के हिसाब से 25 फरवरी डेट आनी चाहिए। राइट लेकिन हाँ, अभी डेट रिलीज नहीं हुई है, टेंटेटिव डेट पर चल रहा है, अभी कुछ डेट का कंफर्मेशन नहीं है। कभी भी डेट आपके सामने आ सकती है, तो प्लीज अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि बिल्कुल हम तुरंत जैसे ही मतलब डेट आए तो हमारे पास एक बार रिवीजन करने का टाइम हो। ये नहीं कि तब आप उठा करके बैठ रहे हो, लाओ अब हम पढ़ते हैं, अब तो डेट आ गई है। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो रिलैक्स मोड पे जा चुके होंगे कि अरे यार प्री तो निकल ही गया है, मेंस निकाल लेंगे, डेट तो आने दो पहले, डेट के बाद टाइम मिल जाएगा। टाइम ही कितना मिलता है यार, जरा सा टाइम मिलता है। उस टाइम में कोशिश करिएगा कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर सकें, आप लोग रिवाइज कर सको। बट उस टाइम पर स्टडी को लेकर के मत बैठिएगा कि लाइए अब हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है अपन को। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों से, वो हम डिस्कस करेंगे, पेपर डिस्कशन करेंगे आप लोगों से, पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड पेपर डिस्कशन होगा और नए तरीके के कुछ क्वेश्चंस देखने के लिए आपको आज के सेशन में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेशन को आप लोगों को क्या करना है, लाइक और शेयर करना है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज जाकर के एक बार लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेशन को लाइक और शेयर करना। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, है ना। चैनल अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज कर लो, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का क्या है। इंग्लिश के वो क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने की पूरी उम्मीद है कि इस तरीके के या इस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज हम आपके साथ कुछ न्यू पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ साथ न्यू पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो सेशन को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। लेकिन हाँ, क्लास में आगे बढ़ने से पहले क्लासेस की पीडीएफ के लिए और क्लासेस की लिंक के लिए आप लोग टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लो। और इंस्टाग्राम पे स्पोकन क्लास और इंग्लिश फ्रेज की क्लास चल रही है आप लोगों की। ठीक है, इंग्लिश फ्रेज यहाँ पे डिस्कस होते हैं, तो इसके लिए इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को तो आपको जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट नजर आएंगे। कैसे डिफरेंट है आइए डिस्कस करते हैं। आपका मैंने एक क्वेश्चन दिया है स्क्रीन पर जिसमें एक पार्ट का ये जो वर्ड है ना, ये आपकी फ्रेज है। ये क्या है, आपका फ्रेज है। राइट, अब इस फ्रेज को, ये फ्रेज में भी गलत है क्योंकि ऑप्शन आपके पास नो एरर का तो दिया ही नहीं है। इट मींस ऊपर दिया गया हाइलाइटेड फ्रेज आपका रॉन्ग है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां पर कोई और फ्रेज यूज होना चाहिए था। अब वो फ्रेज कौन सा यूज होगा वो कैसे पता चलेगा, तो नीचे ये जितने भी 5 ऑप्शंस दिए गए हैं ये पांचों ही फ्रेज हैं, ये पांचों के पांचों फ्रेज हैं। अब आपको इनका मीनिंग भी पता होना जरूरी है ना। मीनिंग पता होगा तभी तो डिस्कस करोगे। तो अभी हम क्या करते हैं, आपको 20 सेकेंड्स का टाइम देते हैं। इसको पढ़िए, समझिए और आंसर बताने की कोशिश करिए।
ठीक है, फिर तो हम हैं ही डिस्कस करने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या है, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है फ्रेज रिप्लेसमेंट का। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये है टॉपिक फ्रेज रिप्लेसमेंट का। ठीक है, ये एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में कंसीडर किया जाता है। इससे एरर्स भी कई बार आते हैं, फ्रेज रिलेटेड एरर्स भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूल से या ग्रामर से ही एरर्स आते हैं, नहीं, आपके एग्जाम में कई बार देखा गया है कि फ्रेज रिलेटेड एरर्स भी पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन को बिना किसी देरी के जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या होगा। डिस्कस करें, आइए। देखो, डेल्व इनटू का मतलब होता है, डेल्व इनटू एक आपकी फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, और खास तौर से बहुत गहराई में जाके किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, डीपली इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, डेप्थ में जाकर के डीपली इन्वेस्टिगेशन करना किसी चीज के बारे में। अच्छा, जब इनटू लग जाता है तो इनका मतलब भी होता है किसी चीज के अंदर, राइट। तो डीप डेल्व इनटू का मतलब हो गया टू इन्वेस्टिगेट डीपली, किसी चीज को बहुत गहराई तक या उसकी तह तक जाकर के उसको इन्वेस्टिगेट करना। आइए बाकी फ्रेजेस के मीनिंग जानते हैं। देखो क्या कह रहा है, स्किम थ्रो। अच्छा, आपको ना अपोजिट बताना है। एक चीज हाँ और मैं आपको बताना भूल गई, आपको इसका अपोजिट बताना है। देखिए, आप लोगों को मैं एक चीज और कंफर्म कर दूं, यहाँ पर आपका एक जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे आपके इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपकी जो हाइलाइटेड फ्रेज है वो क्या है, डेल्व इनटू, राइट, जिसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, राइट। ये सेंटेंस में पूरी तरीके से राइट है, लेकिन आपको इसके अपोजिट मीनिंग वाला ढूंढना है जो कि सेंटेंस में फिट हो जाए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है, आपको सेम मीनिंग नहीं ढूंढना है, आपको अपोजिट मीनिंग का फ्रेज ढूंढना है जो कि सेंटेंस में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। तो पहले आइए सेंटेंस रीड करते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है, डेल्व इनटू योर वर्क। ठीक है, योर वर्क, ठीक है, किसी चीज में इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या कह रहा है, योर वर्क, अपने काम में। स्पेंड टाइम ऑन योर हॉबीज, समय बिताइए अपनी हॉबीज के साथ में। और फाइंड समथिंग न्यू टू डू, और खोजिए कि हम क्या चीज नई कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टिगेट डीपली वर्क के साथ बेटर आ रहा है? नहीं ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा जो कि सेंटेंस में अच्छे से आ जाए? आइए ढूंढते हैं। स्कीम थ्रो का मतलब होता है क्विकली रीड और लुक थ्रू समथिंग, किसी चीज को बहुत जल्दी पढ़ना और उसको मतलब कि ध्यान से देखना। हम क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं कि बुक्स को ध्यान दो, योर बुक्स करके पहला सेंटेंस था ना, योर बुक्स, कि किसी चीज को देखो, अपनी हॉबीज पर ध्यान दो और कुछ नया खोजो, कुछ नया करने के लिए करो, है ना। तो ये आ सकता है, ठीक। आगे देखो, शाय अवे फ्रॉम, शाय अवे का मतलब होता है टू अवॉइड। सेंटेंस आपका पॉजिटिव उसमें है, क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहा है, अपने काम को ध्यान दो, प्लस अपनी हॉबीज पर ध्यान दो और कुछ नया करने के लिए सोचो, तो सेंटेंस पॉजिटिव है। ये आपकी जो फ्रेज है वो नेगेटिव है, दैट मींस ये नहीं आएगी। सेकंड ऑप्शन आपका कट हो गया। थर्ड में आइए,
डेल्व इनटू, ऑलरेडी डेल्व इनटू मैंने आपको बताया कि ये फ्रेज जो है इसका मतलब है टू इन्वेस्टिगेट डीपली, किसी चीज की खोज करना बहुत ज्यादा उसमें। तो ये तो ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि ये तो हमें चेंज करने के लिए बोल रहा है एग्जामिनर। सेट बैक का मतलब होता है डिले प्रोग्रेस, किसी चीज में देर करना। तो ये भी एक नेगेटिव है। सेंटेंस आपका कैसा जा रहा है, पॉजिटिव उसमें जा रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी आपका आंसर नहीं होगा। कट शॉर्ट का मतलब होता है मेक समथिंग शॉर्टर, किसी चीज को छोटा बनाना। तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव हो गया ना, तो ये भी सेंटेंस में नहीं आएगा। इट मींस आपकी जो फ्रेज रिप्लेस होगी वो फर्स्ट ऑप्शन से होगी, क्योंकि इसका मतलब है क्विकली रीड, किसी चीज को जल्दी रीड करना, अपने काम को करना, स्पेंड करना अच्छा टाइम और फाइंड करना कुछ नया अपने लिए, राइट। सेंटेंस आपका पॉजिटिव मोड में है इसलिए पॉजिटिव ही जाएगा इस पे, क्लियर है। तो अच्छा, डेल्व इनटू और स्कीम थ्रो दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, राइट। आपको अपोजिट ही ढूंढना है जो सेंटेंस में फिट हो जाए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया हुआ है तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आराम से आप इसे फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और पढ़ने के बाद उसके अपोजिट जो हाईलाइटेड फ्रेज दी गई है ना, उसका बिल्कुल अपोजिट आपको ढूंढना है जो सेंटेंस में अच्छे से मैच हो जाए। फाइंड आउट किया। चलिए आइए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप पहले क्वेश्चन को समझते हैं, देन उसके बाद हम आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सीईओ ने डिसाइड किया टू कट टाइज विद। इसका मतलब होता है दैट अब्रप्टली, पूरी तरह से किसी चीज को एंड कर देना, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए दैट इसका मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही मतलब रूड वे में किसी चीज को एंड कर देना, किसी रिलेशन को एंड कर देना, किसी रिश्ते को एंड कर देना, किसी के साथ कन्वर्सेशन एंड कर देना, क्लियर। द अंडर परफॉर्मिंग, सीईओ ने डिसाइड किया कि वो अब्रप्टली अंडर परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट टू स्ट्रीमलाइन द कंपनीज ऑपरेशन। मतलब सीईओ ने डिसाइड किया है जो अंडर परफॉर्मिंग लोग हैं, जिनका परफॉर्मेंस लो जा रहा है डिपार्टमेंट में, टू स्ट्रीमलाइन द कंपनीज ऑपरेशन। आइए बाकी के पहले वर्ड्स का मीनिंग जानते हैं, ठीक है, कि बाकी के वर्ड्स क्या कह रहे हैं। देखो, बम्प इनटू का मतलब होता है टू एक्सीडेंटली मीट और एनकाउंटर। सेंटेंस से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस आपका कह रहा है कि कंपनी के जो सीईओ हैं उन्होंने अंडर परफॉर्मिंग जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको क्या किया, हटा दिया, या उनके साथ रिलेशन एंड कर दिया, या उनको अब्रप्टली तरीके से उनके संग बिहेव किया, राइट।
तो एक्सीडेंटली मीट वाला या एनकाउंटर वाला तो कोई सीन क्रिएट ही नहीं हो रहा है। इट मींस यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर नहीं बनेगा। फेज इन, फेज इन का मतलब होता है इम्प्लीमेंट और इंट्रोड्यूस, ये भी नहीं आएगा। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस एक पॉजिटिव वे में चला जाएगा, ठीक है, सेंटेंस आपका नेगेटिव मोड पर है। ये वाला जो फ्रेज है आपका ये नेगेटिव है, ये जो फ्रेज है आपका ये नेगेटिव है, लेकिन ये सेंटेंस से मैच नहीं कर रहा, इसलिए हम फर्स्ट को चूज नहीं कर रहे। सेकंड वाला जो है ये आपका पॉजिटिव है, इसलिए आपका सेट नहीं जाएगा क्योंकि और मीनिंग भी अलग है। लेट गो ऑफ, लेट गो ऑफ का मतलब होता है टू रिलीज और रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हो किसी का राजपाट छीनना, किसी की चीजों को छीनना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में फिट होता है, क्यों? क्योंकि जो कंपनी का सीईओ है उसने अंडर परफॉर्मिंग, जिनका परफॉर्मेंस बेकार जा रहा था, उन एम्प्लॉयज को हटाने के लिए सोचा, राइट? तो ये जा सकता है ना, सी ऑप्शन जा सकता है, लेट गो ऑफ। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एक पॉजिटिव में जाता है, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कैसी कर रहे हो ये डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं होगा। फिल इन का मतलब होता है टू कंप्लीट और ऑक्यूपाई अ स्पेस, हम कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब ब्लैंक्स जो खाली है उसको फिल कर दो, तो ये भी नहीं जाएगा। तो इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेट गो ऑफ का मतलब होता है टू रिलीज समथिंग, किसी चीज को रिलीज करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट रिप्लेसमेंट बनेगा। क्लियर है? आई होप इट्स क्लियर। चलो आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सिफ्ट थ्रू, चलो बताओ। बहुत अच्छा है। देखो फ्रेज के मीनिंग मैंने लिख दिए हैं, तो आप लोग ना नोट कर लीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि नोट ही नहीं कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, नोट जरूर कर लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, to detect the detective had to sift through का मतलब होता है to find small numbers, ठीक है, काउंटलेस क्लू, उसको क्या मिले? काउंटलेस क्लू मिले, और लार्ज नंबर भी आप कह सकते हो, टू अनरिवील द मिस्ट्री बिहाइंड द अनसॉल्व्ड केस। जो डिटेक्टिव है उसको क्या मिले हैं? बहुत सारे लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर्स, दोनों ही तरीके से आप कह सकते हो कि बड़ी चीजों में छोटा कुछ मिलना और छोटी चीजों में बड़ा मिलना, ठीक है। काउंटलेस क्लू मिले, अनगिनत क्लूज मिले हैं उसको, और मिस्ट्री जो चल रही थी बिहाइंड द अनसॉल्व्ड केस के पीछे। देखो बाकी के अदर फ्रेज का मतलब क्या है? लुक आउट फॉर का मतलब होता है टू वॉच और टू अवेयर ऑफ। अवेयर मतलब जागरूक करना किसी, और वॉच का मतलब हो गया कि किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना, अवेयर करना। व्हाट डू यू थिंक, ये जाएगा? आई डोंट थिंक, है ना, बिल्कुल नहीं। आगे देखो, ग्लोस ओवर, ग्लॉस ओवर का मतलब होता है टू इग्नोर और ट्रीट, किसी भी चीज को इग्नोर करना। अच्छा सेंटेंस आपका क्या कह रहा है? सेंटेंस आपका कह रहा है कि जो डिटेक्टिव है उसने काउंटलेस क्लूज को, बहुत सारे अनगिनत क्लूज को मिस कर दिया, है ना, तो इग्नोर कर दिया ना भाई, उसके सामने आया या तो उसने इग्नोर कर दिया या उसको पता नहीं चल पाया, इट मींस ये सेंटेंस से रिलेट करता है। आगे देखते हैं, थ्रो अवे, थ्रो अवे का मतलब होता है टू डिस्कार्ड, थ्रो कर देना, फेंक देना, छोड़ देना, त्याग देना। ऑब्वियसली नो, उसने त्यागा नहीं है, डिटेक्टिव ने
जो उसको काउंटलेस क्लूज मिले हैं उसको उसने त्यागा नहीं है, उस पे उसकी नजर नहीं गई, उसने उसको इग्नोर किया, राइट, त्यागा, डिस्कार्ड नहीं किया है। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो बचा क्या आपके पास, ग्लॉस ओवर, ग्लॉस ओवर इज द राइट रिप्लेसमेंट, ये सही फ्रेज होगी यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि डिटेक्टिव के पास हैड काउंटलेस क्लू, बहुत सारे क्लूज थे, लेकिन उसने सिफ्ट थ्रू किया, उसने उस चीज को इग्नोर किया, उसके पास स्मॉल या लार्ज नंबर ऑफ क्लूज थे, लेकिन वो उसने क्या कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। तो द करेक्ट रिप्लेसमेंट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लॉस ओवर। क्लियर? चलो देखो, क्वेश्चंस की जो ये पॉइंट है या इस तरीके जो क्वेश्चंस हैं, ये अक्सर आपके मेंस एग्जाम्स में देखे जाते हैं। प्री का जो पेपर होता है, हम पीओ का तो थोड़ा सा हार्ड फील करते हैं कि यार पीओ का तो हार्ड आता है, लेकिन मेंस का या क्लर्क का पेपर जो होता है वो थोड़ा सा पीओ के लेवल पर इजी उसमें जाता है। लेकिन अगर आप मेंस की बात करते हो कि मैम मेंस कैसा जाएगा, तो मेंस में इतना जान लीजिए कि एग्जामिनर ने अगर आपका प्री इजी दिया है तो मेंस वो डेफिनेटली टफ देने वाला है, और अगर उसने प्री टफ दिया है तो वो मेंस हो सकता है कि इजी कर दे। अगर आपके क्वेश्चंस की तैयारी रहेगी, आपको पैटर्न पता है, देखो ये पैटर्न ही है। अब सपोज अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है और आप इससे हैबिचुअल ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि इसमें करना क्या है, हमें तो फ्रेज ही नहीं आती है, तब उस केस में इसके नंबर्स तो सीधे सीधे कट जाएंगे, कटेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है भाई, कटेंगे, क्योंकि जब आपको सपोज गेट अवे का मतलब नहीं पता, पुट अप विथ का नहीं पता, इन सब के मीनिंग्स नहीं पता है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि फ्रेज के रिप्लेसमेंट में कौन सा फ्रेज आएगा? एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आपके लिए हर एक चीज पढ़ना बहुत जरूरी है, बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ चीजें हैं जो कम इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। क्लियर? ये जो आज का सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेशन को प्लीज स्किप मत करिएगा, आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रिवेंटेड का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, मैं यहाँ पर क्वेश्चन के लिए आपको बता दे रही हूँ, प्रिवेंट करना, रोकना किसी चीज को। आइए जानते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपका। देखो, द डिप्लोमैट्स एबिलिटी, डिप्लोमैट्स की एबिलिटी है, क्योंकि एपिस्ट्रॉफी एस लगा है, इट मींस ये का की के का साउंड देगा, राइट। द डिप्लोमैट्स एबिलिटी टू स्मूथ थिंग्स ओवर, स्मूथ थिंग्स ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज को डिसएग्रीमेंट करना या किसी भी चीज को लेस सीवियर बनाना, लेस इजियर बनाना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप लोग?
हम्म, किसी भी चीज को टू, आप एक तरीके से कह सकते हो टू मेक प्रॉब्लम और डिसएग्रीमेंट लेस सीरियस, ठीक है। आगे देखिए, टू प्रिवेंट अ मेजर इंटरनेशनल क्राइसिस। प्रिवेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया, स्टॉप करना, किसी चीज को रोकना, ठीक है। तो जो डिप्लोमेट्स एबिलिटीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो रोक रही हैं मेजर इंटरनेशनल क्राइसिस को, क्या कर रही हैं, स्मूथर बना रही हैं, है ना। आइए जरा जानते हैं वर्ड्स के मीनिंग। गेट अवे, इस फ्रेज का मतलब होता है लीव, छोड़ना, छोड़ देना उसको, जाने देना उसको, है ना। क्या मतलब हो गया इसका, बिल्कुल। तो ये बताइए क्या आपके सेंटेंस से मैच खा रहा है, क्या ये आपके सेंटेंस से मैच खा रहा है, ऑब्वियसली अ बिग नो। आगे देखिए, पुट अप विद, पुट अप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट समथिंग, किसी चीज को टॉलरेट करना, है ना। टू टॉलरेट समथिंग, सहना, एडजस्ट करना। ऑब्वियसली अ बिग नो, ये भी सेंटेंस में मैच नहीं करेगा। आगे देखिए, स्टेयर अप का मतलब होता है टू प्रवोक, मतलब किसी को प्रोवोक करना, बढ़ावा देना, किसी को अग्रेसिव करना कि नहीं यू कैन डू इट। प्रोवोक, देखो प्रोवोक एक ऐसा वर्ड है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेगमेंट में यूज हो सकता है, डिपेंड करता है आप उसको पॉजिटिव में यूज कर रहे हो या नेगेटिव में यूज कर रहे हो। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, टू एग्जामिन समथिंग। ध्यान से देखो, टू लुक इनटू, जो पुलिस है वो बहुत ध्यान से केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लुक इनटू कर रही है केस में, तो इन्वेस्टिगेट करना। तो इन्वेस्टिगेट भी आपका नहीं आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि सेंटेंस आपका क्या कह रहा है कि जो डिप्लोमेट्स एबिलिटीज हैं वो क्या कर रही हैं, रोक रही हैं, किस चीज को, मेजर इंटरनेशनल क्राइसिस होने से रोक रही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट मीन्स टू प्रिवोक कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखो स्मूथ के ना बिल्कुल अपोजिट में है। स्मूथ का मतलब होता है किसी चीज को कम सीवियर बनाना, कम डिफिकल्टीज को इजी करना, स्मूथ करना, इजी करना, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया। और हमने एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढ लिया कि प्रोवोक कर रही है, स्टॉप करने के लिए इंटरनेशनल क्राइसिस को। क्लियर, क्लियर है। चलो, देखो ये जो मीनिंग्स है ना, इनके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों के पास अच्छा सा एक क्वेश्चन आ जाए। अब आइए जरा अब एक नया पैटर्न डिस्कस करते हैं। ये एरर का डिस्कशन है। अब तक हमने क्या डिस्कस किया, फ्रेज रिप्लेसमेंट डिस्कस किया। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम एरर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये कैसा एरर है, ध्यान से सुनो। आपके पास दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है और सेकंड स्टेटमेंट ये है। दोनों ही स्टेटमेंट्स को एग्जामिनर ने पांच पांच पार्ट में डिवाइड किया है, पांचवा पार्ट ये लिखा हुआ है नो एरर का, ठीक है। अब आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से आपको आंसर करना है। अगर आप ऑप्शन ए चुनते हैं, इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट के डी पार्ट में एरर है। अगर आप थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं, इट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट के बी पार्ट में एरर है। अगर आप लास्ट ऑप्शन चूज करते हैं, इट मींस सेकंड स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट में एरर है, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करिए, दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए। एरर जरूरी नहीं है क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। दिमाग जबरदस्ती का मत लगाइएगा, दिमाग बस इतना लगाइए, एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, दोनों स्टेटमेंट को रीड करिए और ऑप्शंस के हिसाब से चलिए कि मे बी एरर। सेकंड क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लो कि यहाँ पे एरर है या नहीं है, सेकंड पार्ट पढ़ लो एरर है या नहीं। अगर लगता है एरर तो ठीक, नहीं लगता है तो हटाओ, फिर फर्स्ट में ही एरर होगा, ठीक है। फाइंड आउट करो।
बहुत आसान एरर है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आइए फाइंड आउट करते हैं एरर और देखते हैं कि एरर कहाँ पर है। देखो क्या कह रहा है, दिल्ली के AQI टिप्ड। टिप्ड का मतलब होता है टू अटैच समथिंग और टू कवर द एंड। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इसका मतलब होता है टू अटैच और कवर द एंड, कवर द एंड ऑफ समथिंग। क्लियर? आगे देखो, back into severe zone on Sunday evening after skirt. This is your verb. ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, राइट? अच्छा, अब हम आपको एक छोटू सा रूल बताते हैं जो कि आप एकदम दिमाग में बैठा लो कि एग्जाम में आएगा तो फट से दिमाग बोलना चाहिए, मैं कभी भी पूछ लूंगी, याद रखना। आफ्टर वर्ड के बाद नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से ध्यान से नोट करिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। आफ्टर के बाद अगर सेंटेंस में वर्ब आई है, आफ्टर एक प्रेपोजिशन का शब्द है और अगर इसके बाद वर्ब की फॉर्म आती है तो याद रखना वो वर्ब की फॉर्म जो है वो बेस फॉर्म नहीं होगी, वो वर्ब की जेरेंट फॉर्म होगी, वो वर्ब की जेरेंट फॉर्म होगी। जेरेंट फॉर्म क्या होता है? आईएनजी की फॉर्म को हम जेरेंट फॉर्म कहते हैं। आईएनजी की फॉर्म को हम कौन सी फॉर्म कहते हैं? जेरेंट फॉर्म कहते हैं। तो ये हमेशा के लिए अब दिमाग में बैठ गया कि आफ्टर वर्ड के बाद, आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद अगर सेंटेंस में आपको कहीं पर भी वर्ब मिलेगी, मतलब तुरंत बाद, कहीं पर भी, ये नहीं कि कहीं पे भी मिल जा रही है, आफ्टर के तुरंत बाद अगर वर्ब लगी है, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद अगर वर्ब लगी है, तो वर्ब की वो बेस फॉर्म होनी चाहिए, जेरेंट फॉर्म होनी चाहिए। तो ये जो स्कर्ट लिखा हुआ है इसको आप क्या कर देंगे? स्कर्टिंग कर देंगे। क्लियर? हाँ या ना? तो एरर कहां पे हो गया? बी पार्ट में एरर हो गया ना, तो फर्स्ट के बी पार्ट में एरर हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मतलब इंपॉर्टेंट करके नोट करना, स्टार कर लो इस पॉइंट को। ये मैंने आपको बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता दिया है कि अगर आपने क्वेश्चन में कहीं देखा आफ्टर प्रीपोजिशन के तुरंत बाद वर्ब लगी है तो वो वर्ब की बेस फॉर्म नहीं होनी चाहिए, वर्ब की जेरेंट फॉर्म आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, यही होता है तरीका एग्जाम में करने का। पूरा क्वेश्चन अपन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अगर हमको ये रूल्स याद हैं, ये चीजें याद हैं, तो हम फर्स्ट उसमें ही आंसर बता सकते हैं, हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है हमें कहीं पर भी। चलो आगे बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। लास्ट ऑप्शन हाइड हो रहा है क्या? ये जो ई ऑप्शन दिया गया है ना, वो मैं यहां लिख दे रही हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सेकंड का ए, मे भी शायद हल्का सा आई गेस हाइड हो रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको आप नोट करो। देखो क्या कह रहा है, हमको तो पता है क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं, हमको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, मुझे कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है। अनलेस कब यूज होता है सेंटेंस में? जब कोई कंडीशन दिखाता है। अनलेस एक तरीके का कंजंक्शन है जो कि सेंटेंस में आकर के क्या दिखाता है?
क्या दिखाता है? अनलेस जब कभी भी सेंटेंस में आएगा तो वो कंडीशन को फॉर्म करने का काम करता है। देखो क्या कह रहा है, कंडीशन होती है ना, अनलेस ऐसा होता तो, ये होता तो, अनलेस, सिंपल सी बात है, कंडीशन रख रहे हैं हम। Unless the experiment yielded inconclusive result, scientists preserved meticulously analyzing the data in order to glean valuable insights into the complex nature of the phenomenon. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनलेस जब कभी भी सेंटेंस में आएगा तो ये हमेशा कंडीशन रखने का काम करेगा। यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर कहीं पे भी कंडीशन की बात नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ऑल्दो कर देंगे, और जैसे ही हम ऑल्दो करेंगे ना, वैसे ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। तो उस कंडीशन पे यहाँ पे ऑल्दो ज्यादा बेटर। देखो हम आपसे कहते हैं ना कि ग्रामर सीरीज पढ़ लो, ग्रामर सीरीज पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट गाइस। क्यों बोला जाता है? अगर कंजंक्शन पढ़े होते तो आंसर आता कि नहीं आता? अगर कंजंक्शन आपने पढ़ा होता तो ये आंसर आपको बिना पढ़े, बिना कुछ किए सामने नजर आ रहा है। क्लियर है ना? पूरा क्वेश्चन तो रीड करने की जरूरत नहीं थी ना। आप अगर रीडिंग करते, आपको सेकंड स्टेटमेंट रीड करते ही पता चल जाता कि एरर जो है वो कंजंक्शन का है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब वो कैसे होंगे? देखो ग्रामर की जो क्लास है ना, सुबह 9 बजे चलती है, 9 AM पर चलती है। ठीक है, अभी तो मैं इस टाइम पर वोकैबुलरी पढ़ा रही हूँ, लेकिन पहले मैंने ग्रामर सीरीज पढ़ाई हुई है जिसमें मैंने नाउन डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलो, तो क्लियर था ना ये पार्ट? आज का सेशन आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, क्योंकि आज मैंने आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस किए जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है, जैसे फ्रेज रिप्लेसमेंट का। अच्छा, आपने आज फ्रेज रिप्लेसमेंट में एक नई चीज क्या देखी कि क्वेश्चन के अंदर एक हाईलाइटेड फ्रेज दी गई है, उसको आपको रिप्लेस करना है, लेकिन जो क्वेश्चन में आपको फ्रेज दी गई है उसके मीनिंग से बिल्कुल अपोजिट मीनिंग वाले ऑप्शन को चूज करना है। बट देयर इज अ कंडीशन, वो ऑप्शन सेंटेंस से मैच खाता होना चाहिए, सेंटेंस में एडजस्ट हो जाए आसानी से उसके मीनिंग के अकॉर्डिंगली। तो आज का सेशन तो था बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं वोकैबुलरी पर। मैम वोकैबुलरी रूट वर्ड्स के साथ और कुछ न्यू ट्रिक्स बता रहे हैं हम। ठीक है, ये हम कब बता रहे हैं? ये हम सुबह 9 AM का क्लास बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, सुबह 9 AM का बैच है। न्यू ट्रिक्स रूट वर्ड्स के साथ हम पढ़ा रहे हैं। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप लोगों को कहीं कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप बस सेशन के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिए और आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, तो क्लासेस को जरूर से ज्वाइन करा करो, क्लासेस स्किप मत किया करो, मैं आपको बार बार यही बात बोलती हूँ। दूसरी चीज, सेशन को लाइक और शेयर कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे प्राउड फील होगा कि हाँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मैंने इतने सालों में कमाया है, आप लोगों का प्यार कमाया है, वो मुझे मिल रहा है ना? तो इसलिए प्लीज सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे किस क्लास में? वोकैबुलरी की क्लास में। जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक 9 बजे। Thank you everybody. Have a very blessed night to all of you. Good night everyone.